Welcome to the third lecture of internal security, where we're going to discuss external threats that India is facing. In today's class, we'll discuss the multidimensional challenges that India is facing regarding external security. आज की इस क्लास में without wasting any time, I want to call upon the screen Mr. समीर पांडे सर. थैंक्स सर, तो हमारा लास्ट क्लास में जो हमने देखा था आपने, ये मेजर चैलेंजेस का हमने ब्रीफली आपका देख लिया कि व्हाट ऑल आर द मेजर चैलेंजेस दैट आर आपका क्रिएटिंग अ थ्रेट फॉर इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी. जी जी. इसी में आगे चलते हुए सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी. इंडिया के जो मेजर थ्रेट्स है, मेजर चैलेंजेस है, वो हमें देखने हैं. तो सर, पहला जो इसमें टॉपिक है आपका, मैं बताया था कि जो मेजर चैलेंजेस इंडिया आज की डेट में अगर देख रहा है, तो ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं. जैसे फॉर एग्जांपल जियो पॉलिटिकल टेंशन इंडिया देख रहे हैं आपका, ठीक है. जैसे हमारे एक साइड से चाइना के साथ आपको कुछ ना कुछ आपके स्टोमिटिस देखने को मिलते हैं. आपके साथ पाकिस्तान का कुछ फ्रिक्शन है. बांग्लादेश के साथ एक आपका कहीं ना कहीं आपका एक इवॉल्विंग एक आपका क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, आपका वेपन्स का प्लॉरिफरेशन है, आपका पूरा का पूरा रीजनल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपका इस पर डिपेंडेंट हो गई है. फिर फेल्ड स्टेट और वीक गवर्नेंस का चैलेंज है. साइबर थ्रेट आपका एक बहुत एक इवॉल्विंग एक एक्सटर्नल थ्रेट बना हुआ है सर. फिर क्लाइमेट चेंज है, रिसोर्स कंपटीशन है, आपका ट्रांसनेशनल क्राइम्स है आपके, जैसे हमने जो लास्ट क्लास में भी ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करी तो उसका भी एक आपका एक ऐसा पार्ट है. फिर मास माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये सारी चीज़ें हमारी. तो अब हम जो क्लास के स्टार्ट करेंगे वो आपका जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है क्या सर, क्या होता है, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं. देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी तो जो भारत की आंतरिक समस्याएं हैं उस पर निर्भर करता है, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो भारत से बाहर जो आपकी चुनौतियां हैं उससे आपका उभर के सामने आता है. जैसे हमने देखा था कि कौटिल्य ने थ्रेट को 4 वर्गों में विभाजित किया था: इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल. तो एकदम टाइट बाउंड वाटर टाइट सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं है कि इंटरनल थ्रेट है ये एक्सटर्नल थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद सर्टेन थ्रेट्स आर इवॉल्विंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी. भारत की जो सीमा है, चाहे वो समुद्री सीमा हो, चाहे वो भौगोलिक लैंड बाउंड्री आपकी हो, उसके बाहर कुछ चुनौतियां उभर के सामने आती हैं और भारत के लिए एक बाहरी खतरे के रूप में जाना जाता है. तो इन सारी समस्याओं को हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी में काउंट करते हैं. एक्सटर्नल सिक्योरिटी डोमेन बोथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों का आपका रहता है, लेकिन लार्जली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रोल ज़्यादा प्ले करना पड़ेगा, और ये दोनों नेशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट आपके होते हैं. अब देखिए सर, आगे जैसे आपने बात करी तो अभी मैं आपको कुछ चैलेंजेस जैसे बताना चाहूँ. जैसे चैलेंजेस फ्रॉम नेबरहुड है हमारा, ठीक है. डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट, अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो आपका जो एक्सेस में लड़ाई चल रही है आपका, कहीं ना कहीं ईरान इज फाइटिंग अगेंस्ट आपका इजराइल एंड यूएस के एक्सेस से लड़ रहा है आपका. तो वो कहीं ना कहीं उसका एक रिपरकशन इंडिया में भी देखने को मिलता है. फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की आपने बात करी. फिर आपका एक स्पेस, एक नया डोमेन निकलता हुआ आ रहा है, इसमें मिलिटराइजेशन ऑफ जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं आपका एक्सटर्नल थ्रेट इंडिया के लिए है. फिर आपका साइबर स्पेस आपका एक थ्रेट, आपका लूमिंग थ्रेट आपका है ही है. फिर इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंपटीशन है फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात करूं, चाहे वाटर रिसोर्सेज की बात करूं, तो वो सारी चीजें आपकी आती हैं. अब इसमें आगे जो मेरे को जानना है आपका, वो पहले ये जानना है आपका कि जो नेबरहुड से हमारे पास जो चैलेंजेस है, जो थ्रेट है, उसके बारे में अगर आपने कुछ. देखिए, नेबरहुड के चैलेंजेस तो मल्टी डायमेंशनल आपको देखने को मिलेंगे. जैसे फर्स्ट जो सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए है वो चाइना ही है. चाइना एक ओपन सोसाइटी के साथ ओपन कल्चर नहीं प्रेजेंट करता, निगोशिएशंस में भी वो बातें पूरी तरह से नहीं रखता है, और भारत के साथ निगोशिएशंस में कई तरह की चुनौतियां उसके साथ होती हैं, क्योंकि एग्रेसर के रूप में 1962 में उसने हमारे एक एरिया को कैप्चर किया, और स्काई चिन, अब वो छोड़ा भी नहीं उसने. अरुणाचल प्रदेश पूरा वो क्लेम करता है कि वो हिस्सा है. तो बॉर्डर इशू लगातार बने हुए हैं, क्योंकि इतना ताकतवर है कि, और हमारी डिपेंडेंसी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में उस पर है, तो बार बार हम उससे ट्रेड करते हैं, जानते हुए भी कि ये चुनौतियां बनी हुई हैं. तो चाइना के साथ समस्याएं हैं. चाइना सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का बहुत अच्छा उपयोग करता है. इतना ताकतवर देश है कि किसी भी देश में घुसेगा, उसका बड़ा हिस्सा कब्जे में लेगा, और फिर जब वो देश प्रोटेस्ट करेगा तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ते जाएगा. लास्ट तक आते आते फिर भी वो आपका कुछ हिस्सा ले लेता है.
तो इस्लामी राइटिंग टेक्निक का यूज करके भारत के कई जगहों पे उसने हिस्से सर मतलब उसका तो ये मानना ही है ना क्योंकि पाम और 5 फिंगर्स जैसे वो पॉलिसी जी, बोलता ही है जी, जी, उसमें जी। 5 फिंगर्स में आपका जैसे वो जम्मू कश्मीर का एरिया है, हाँ। उत्तराखंड है आपका, कहीं ना कहीं सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो वो सारे एरिया अपना ही मानता है। अपना ही मानता है, उसमें आपका ये डिस्प्यूटेड आपका, तो सबसे मेजर चैलेंज तो आपका चाइना के साथ है। अब एक युद्ध दूसरे हो रखा है, 3 बार हम पाकिस्तान से लड़ लिए हैं, 1947, 65, 71, फिर कारगिल वार, ऑपरेशन सिंदूर। तो पाकिस्तान के साथ तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म प्लस रिलीजियस टेररिज्म प्लस बॉर्डर के बड़े सारे इशूज हैं, सर क्रीक आपका इशू है, पीयूके का इशू है ही। नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता था, लेकिन उसमें भी बड़ी चुनौतियां आ गई। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके मैप ही बदल दिया है। 3 एरिया आपके लिम्पी दरिया हो गया, लिपू लेक हो गया, काला पानी हो गया, फिर बिहार में सुस्ता रिवर को लेकर कई तरह के विवाद वो बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान ने भी अपने मैप को चेंज करके जो पीओके है वो अपना हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। मालदीव के साथ रिश्ते ठीक थे, लेकिन मोहम्मद नसीद जो भी आपके आए उसके वजह से सिस्टम आपका चेंज हो गया। रेडिकलाइजेशन, एंटी इंडिया कैंपेन से वो चुनाव जीते ही, और एंटी इंडिया स्टैंड कई जगहों पे लिया। चाइना के आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। इंडिया की मिलिट्री को भी वापस भेज दिया, आपका बेस हाँ वापस जाओ, तो वापस जाओ के में जीएमआर को वापस भेजा, इंडिया आउट कैंपेन आपका चला दिया। श्रीलंका के साथ रिश्ते आपके बनते रहते हैं। श्रीलंका कभी चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करता है, कभी भारत के इन्फ्लुएंस में रहता है। बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे थे पिछले 15 सालों के आसपास, लेकिन अब शेख हसीना के हटने के बाद फिर वहाँ पे चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। अभी उसने तिस्ता रिवर पे डैम बनाने का प्रोजेक्ट चाइना के साथ आपका करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारे वाटर रिसोर्स के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का फिर मॉल्डिंग आपका होगा। म्यांमार एक फ्लक्स स्टेट है, उसमें कभी डेमोक्रेसी आती है, कभी मिलिट्री आती है। कौन सा कब रुख बदलेगा कुछ समझ में अभी जैसे जुंता गवर्नमेंट है, जुंता गवर्नमेंट आपका है, और वो भी आपका चाइना उसमें भी इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है। जो सबसे ऑल वेदर फ्रेंड अभी समझ में आ रहा है वो भूटान ही आपका है। तो पूरा का बाउंड्री हमारा जो सारे आपके रिलेटिव्स हैं अगल बगल के देश, फ्रिक्शन उनके साथ बड़े आपके बातों पे है। तो सर कहीं ना कहीं आपका अगर आप ये कहें कि चाइना से ही सारे के सारे अधिकतर आपके इन्फ्लुएंस है, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से ही आपके, जैसे बांग्लादेश है, रिजीम चेंज के बाद देखा गया कि मोर रेडिकलाइजेशन वहाँ पे देखने को मिला। आपके जो माइनॉरिटी का परसिक्यूशन था वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं इसी की आइडियोलॉजी से चलते हैं आपके, चाहे तो पाकिस्तान की ले लीजिए या चाइना की ले लीजिए। देखिए ये क्योंकि आपका अब ऐसे तो आप देखिएगा तो सब भारत ही है। यस सर, अखंड भारत के हम जैसे आपके अगर आप बात करें, पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यस सर, सारे ही पार्ट, एंड बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यस सर। तो ऐसे तो हम ही से टूटे हैं और हमारे खिलाफ ही सारे हिंसा हो रही है। तो ये कहना कि कोई किसी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये तो बहुत कहना उचित बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे संबंध बनते हैं अच्छे तब तो पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती नहीं है। अच्छा। कुछ हमारे पॉलिसी में भी समस्याएं हैं जिसके वजह से हम उन देशों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना पाए। जो बिग ब्रदर का अप्रोच आपका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। जो हमारा नेचर है, डोमिनेटिंग नेचर है नहीं, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर आपका उनके संदर्भ में समझ में आता है इस वजह से। और क्योंकि जो डेमोग्राफी है, जो आपके स्किल्स हैं बांग्लादेश और इंडिया के, वो लगभग काफी चीजों में सेम आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्पीटिंग इन द सेम बिजनेसेस, इस वजह से भी आपके समस्याएं बनी रहती हैं। जैसे आप देखिएगा टेक्सटाइल सेक्टर में हम compete करते हैं, जैसे बांग्लादेश का सबसे ज्यादा जूट का है आपका, जूट के सेक्टर में हम compete करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आप देखिएगा कि एक इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में भी स्क्रिमेसेज आपके हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखिएगा तो रिलीजन एक फैक्टर वहाँ पे भी अब उभर के सामने आया है, क्योंकि गवर्नमेंट जब चेंज होती है, जैसे पहले भी ये देखा गया कि खालिदा जिया और शेख हसीना, तो जैसे खालिदा जिया की गवर्नमेंट आती थी वो एंटी इंडिया हो जाती थी, रेडिकल हो जाते थे। शेख हसीना आती थी लिबरल रहती थी, उनका ब्रॉड एंड आपके भारत का बड़ा उसमें प्रभाव रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं इसमें। तो हमारे नेबर कंट्रीज में काफी हमारी चुनौतियां हैं। अब देखिए जैसे आपने जो आपके टेंशंस बताई, जो स्कर्मिशेस बताए, वो बेसिकली बॉर्डर रिलेटेड आपने बताया। इसके अलावा भी और भी ऐसे थ्रेट्स, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे साइबर थ्रेट भी है आपका, डिसइंफॉर्मेशन की हम बात कर सकते हैं,
ड्रग्स एंड नारकोटिक्स है, तो ये इसके तो है। अलावा देखिए गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन आपके Quadrilateral एक तरह से क्रिसेंट दोनों आपका हमारे अगल बगल हैं। गोल्डन क्रिसेंट ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल इधर लेओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है। तो ये ड्रग्स के बड़े सप्लाई सोर्स हैं, तो ये तो आपके एक थ्रेट है ही जो हमारे देश में देखने को मिलेगा। ये सब आपके प्रॉब्लम्स हैं ही, हमारे बॉर्डर एरियाज से इशू बने हुए हैं। अब नेक्स्ट जैसे आपका है सर, ये जो एक्यूलिस हील है आपका, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कहीं ना कहीं पार्ट है, इसके बारे में मतलब ये कैसे फिर आपका वर्क करता है? देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आपका है, वो कई सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ आने का प्रयास किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं पाई है। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर जनरल कॉर्पोरेशन, वो पूरी तरह से आपका काम नहीं करता, डिफंक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन 2014 में लास्ट मीटिंग कुछ है सर। तो और जो रीजनल आपके हम ग्रुप्स बना के रखते हैं, जैसे बिम्स्टेक है, तो वो काम करता है। लेकिन अब क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें भारत आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करिएगा, तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए बिना कोई मेजर आपका यहाँ पे डीलिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट टू इंडिया जो सबसे बड़ा देश यहाँ पे पाकिस्तान, और क्योंकि हमारे देश ऐसे हैं कि इनसे कभी बात बनती है नहीं, तो उस वजह से आपके फॉरेन पॉलिसी का डोमेन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सफल आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो हिस्टोरिकल रीजन्स आपके हैं, वो आपके एक मेजर ड्रॉबैक है। हालांकि 1 to 1 बायलैटरल रिलेशन में हम रिश्ते बनाने का बार बार प्रयास करते हैं, और आपकी इतनी समस्याओं के बावजूद नेपाल के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी माना है कि हमारी तरफ से भी काफी गलतियां हुई हैं, और हम इस रिश्ते को मेंड करने के प्रयास में हैं। तो ये नए आपके जो एक तरह से जैन जी के जो आपके रूलिंग क्लास आपकी आई है, इस बात को समझ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भारत और नेपाल के रिश्ते फिर सुधर जाएं। तो ये बातें आप देख सकते हैं। अब सर इसके अलावा जैसे आपका जैसे बाइफर्केशन की आपने बात करी, जो टेरिटरी बाइफर्केशन आपका देखने को मिलता है, हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता खराब हो, वो कहीं ना कहीं आपका सिंस पार्टीशन ही है आपका खराब चीज है। अब इसमें सर बहुत सारे इश्यूज हमारे आपके जो बॉर्डर डिस्प्यूट से आगे भी निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कश्मीर का आपका इशू है, टेररिज्म का इशू है, सो कहीं ना कहीं आपका एक ये एक्सिस है जो इंडिया के अगेंस्ट काम करते थे। चाइना है आपका एक साइड से पाकिस्तान है, नाउ वी आर सीइंग बांग्लादेश आपका, तो ये एक्सिस बनता जा रहा है आपका। एक्सिस तो पहले भी आपका बोला जा रहा था कि हमें कहीं 3 फ्रंट वॉर ना लड़ना पड़े, कि एक तरफ से चाइना अटैक करे और पाकिस्तान दो तरफ से अटैक करे। उसी 3 फ्रंट वॉर को तोड़ने के लिए 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा गया बांग्लादेश में। ये मास्टर स्ट्रोक श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आपका रहा। तो ये आपका 3 फ्रंट वॉर को ही रोकने के लिए था। तो ये 3 फ्रंट वॉर के लिए तब भारत तैयार था और संभावनाएं बनी हुई थी, तो हमेशा इनको तैयार रहना पड़ेगा। कम से कम 2 फ्रंट वॉर के लिए तो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, 1 फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान, 1 फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना। अब आगे सर इसमें जैसे अब आपने जिक्र किया तमाम देशों का, तो उसमें बांग्लादेश पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। अभी आपने तीस्ता रिवर की बात की, तो बांग्लादेश के साथ ऐसा हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट तो सर वही 1971 से ही चल रहे थे आपका। अभी हमने 100th अमेंडमेंट एक्ट से आपको 2015 में वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो थे, वो इनक्लेव्स वाली चीज वो सॉल्व भी करी। उसके बावजूद भी हमारे कहीं ना कहीं आपके ओपन बॉर्डर होने की वजह से काफी समस्याएं हैं जी। इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए उससे समस्याएं यही हैं कि जो बांग्लादेश के माइग्रेशन के वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जानसिकी परिवर्तन हुआ है, और ये क्योंकि 1971 में बड़े लार्ज स्केल पे माइग्रेट हुए हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो फार्मिंग को अच्छे से जानते हैं। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के आपके लोग रहे हैं वो झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राइबल्स हैं, तो धीरे धीरे उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। पहले मजदूर के रूप में आए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, तो जनसंख्या परिवर्तन आपके कर दिया। जो आपके ट्राइबल्स थे वही माइनॉरिटी में चले गए। तो इस वजह से ये लार्ज स्केल नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट किए हैं। प्लस दे आर वर्किंग एज अ सेफ हेवेंस फॉर टेररिस्ट कैंपेन। स्मगलिंग बहुत लार्ज स्केल में आपको आर्म्स की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की ट्रैफिकिंग बहुत लार्ज स्केल में आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर एक और जो प्रॉब्लम बांग्लादेश या म्यांमार से मैं कहूँ, जैसे में आपका बार बार जिक्र आता है रोहिंग्यास की प्रॉब्लम जी, तो वो रिफ्यूजी की क्राइसिस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी हुई है, तो ये इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए रिफ्यूजीज की क्राइसिस में अगर आप बात करिएगा तो जो शरणार्थी आपके रहे हैं, हमेशा भारत एक ऐसा देश रहा है जो कि कई सारे लोगों को शरणार्थी के रूप में शरण दिया है।
ऑल्दो वी हैव नॉट साइन द यूनाइटेड नेशन Geneva कन्वेंशन Convention रिफ्यूजीज हमने साइन नहीं किया है। जैसे तमिलियंस का जो प्रोसिक्यूशन हुआ आपके श्रीलंका में, तो भारत में आए। Yes, sir. इसी तरह से चकमा हजोंग रिफ्यूजीज हैं, चकमाज आपके बुद्धिस्ट रिफ्यूजीज आपके रहे हैं, हजोंग आपके हिंदू रहे हैं, ये सब आपके बांग्लादेश में रहे हैं। तो जब वो प्रोसिक्यूट हुए तो वो भाग के भारत आए, उनको अरुणाचल प्रदेश में लंबे समय तक रखा गया। अब उनको सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से सिटीजनशिप भी ग्रांट किया गया है। Okay. ऐसे ही रोहिंग्याज आपके आने का प्रयास किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी रही कि ऑलरेडी जो जिस एरिया में वो आ रहे का प्रयास करते हैं, जिधर से वो आते हैं, जो आपके म्यांमार के बॉर्डर से वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में आते हैं, हाईली सेंसिटिव एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया। उतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। 100 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं और आपस में ही उनकी समस्याएं बनी रहती हैं। उसमें अगर कोई दूसरा भी आपका आएगा तो वो समस्याओं को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। एक्सटर्नल थ्रेट की मतलब प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं कि नागा रोहिंग्याज में आपकी समस्या हो जाए, कुकी रोहिंग्या में हो जाए, मैती रोहिंग्या में हो जाए, हिंसात्मक इस स्तर पे बातें हो जाए कि बहुत बड़े आपके स्तर पे वायलेंस आपका हो सकता था। दूसरी बात, ये दूसरे देश के नागरिक हैं और वो उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, तो हम कैसे उनका समर्थन दे देंगे? इसका मतलब हम म्यांमार से लड़ाई लें? If you are protecting the citizens of any country, it simply means we are going at war with other country. वो भी भारत को नहीं चाहिए। सर एक खामियाजा पहले हम 1962 में चाइना का है, तो दलाई लामा को जो शरण दी थी वो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन का पॉइंट आपका बना, यही आपका एक मेजर रीजन बना। इसमें कुछ और भी आपके इफ एंड बट्स लगेंगे कि हमने अपने एक प्रधानमंत्री को खोया, आपके राजीव गांधी को, LTTE के आपके कारण। तो वो भी कुछ इसी तरह की आपकी बातें थी, जिसमें हमने पहले उनको शांति बनाने का प्रयास किया, उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। फिर वो LTTE वाले हमारे अगेंस्ट हो गए और फिर आपका ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो ये आसान बात नहीं है। फिर ऑलरेडी वी आर ओवर पॉपुलेटेड, हम अपने ही नागरिकों को बड़े सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, हम कहाँ से और लोगों को शरण ले पाएं, ये भी एक चुनौती बनी हुई। प्लस ड्यूअलिटी लॉयल्टी आपकी बनी ही रहेगी। आप भारत में भी आके आप ये प्रयास करेगा कि वापस हम आपके म्यांमार जाएं, और जब भी आपको कोई मौका मिलेगा आप म्यांमार वापस जाने का प्रयास करिएगा। म्यांमार के लिए आप यहाँ पे क्या करिएगा, एक तरह से प्रोटेस्ट करिएगा अपने अधिकारों को लेके, और म्यांमार के जो वहाँ पे एक तरह से रिजीम आपके रोहिंग्याज के अगेंस्ट है, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट करिएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बिगड़ेगा। जैसा भी हमने देखा, अभी शेख हसीना जी को हमने आपका शरण दिया दिल्ली में, तो कहने के उससे हमारे आपके बांग्लादेश के साथ रिश्ते काफी बिगड़ेंगे। तो बिगड़ते ही हैं। अगर आप ऐसे शरण दीजिएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि समस्याएं। बट इंडिया में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सारे, देखिए ग्राउंड्स तो है ही, किसी बेसिस पे आप दे सकते हैं, बट दिस क्रिएट्स फ्रिक्शन बिटवीन कंट्रीज, करता ही है ये, आपका विवाद बनाएगा। और अब लार्ज स्केल पे लोगों को देंगे तो और समस्याएं बढ़ जाएंगी। और सबसे मेजर बात है कि हमारे पास पहली बात तो उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने का कोई संभावना नहीं। अगर हम उनको अपने देश में ले भी लें शरणार्थी के रूप में, और इन ह्यूमन ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो भी हमारे लिए चुनौती बना रहेगा। वी आर ऑलरेडी रिसोर्स क्रंच, ओवर पॉपुलेटेड। हम अपने नागरिकों को ही पूर्ण रूप से सुविधाएं दे दें, जो सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच जाएं, तो अपने आप में एक बड़ी सफलता आपकी है। तो सर जैसे रोहिंग्यास की हमने बात की, तो रोहिंग्यास के लिए तो सर एक हमारे जैसे इनिशिएटिव आपका बांग्लादेश का मिलके हम भाषण 4 आइलैंड पे उनको पूरा रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये ऐसी चीजें आपके कारगर साबित होती है? हाँ, हो सकती हैं। जैसे कॉक्स बाजार है, भसनचार, कॉक्स बाजार में बहुत ज्यादा हो गए, फिर उसके बाद भसनचार में आपका शिफ्ट किया गया उनको। तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपका है, क्योंकि ये मूल निवासी आपके बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश खुद रिफ्यूट कर रहा है कि नहीं हमारे मूल निवासी नहीं है, जबकि दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ बांग्लादेश। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, वो खुद कह रहा है कि वी आर ऑल्सो ओवर पॉपुलेटेड। यस सर, विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देशों में बांग्लादेश आपका है। तो सर जैसे आपने ये बताया कि रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी, तो उसमें मैं थोड़ा सा जैसे आपने बताया उसको ब्रीफली और बता दो, जैसे कौन कौन से रेफ्यूजीज हैं कि हु आर द रेफ्यूजीज, उनको कहेंगे। तो पहले तिब्बतियंस आते हैं आपके, फिर चीन, कुकी, नागा, अदर कम्युनिटीज है म्यांमार की आपके, फिर हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज बांग्लादेश से यहाँ पे, फिर अफगानी पीपल्स है आपके। अभी देखा जब तख्ता पलट हुआ, यस सर, तो अफगान के काफी सारे हमारे यहाँ पास आए।
फिर श्रीलंकन तमिल्स हैं आपके, जो सिविल वॉर को आपके इवेट करते हो कहीं ना कहीं आपके इंडिया में जी, आके, जी, जी। तमिलनाडु केरल इन जी, पे आके बसे। जी। अब सर ये जो मेजर चैलेंजेस इनके साथ देखने को मिलते हैं, तो पहला तो ये है कि लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास सच कुछ है नहीं, हाँ। ठीक है। हमने खुद इंडिया ने, आपने बताया जैसे अब जैसे आप देखिएगा साइन नहीं किया कि जब ISIS का क्राइसिस हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का, यस सर, तो बड़े लार्ज स्केल पे लोग इराक और सीरिया से माइग्रेट होकर यूरोप पहुंचे। Yes, sir. यूरोप जिनेवा कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, ओपन आर्म इनविटेशन देना पड़ा। बहुत सारे आपके लोग ग्रीस से होते हुए जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे देशों में जाके कहीं ना कहीं सर ये रहे। रीजन इसलिए भी बना आपका ब्रेग्जिट का, हाँ। बिकॉज ब्रिटेन परेशान हो गया था हाँ। आपका ये ओपन आर्म जो पॉलिसी जी जी जी, इसके वजह से ब्रेग्जिट आपका हुआ, ये बड़ा रीजन आपका सिक्योरिटी रीजन आपका रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न है, इकोनॉमिक बर्डन है, सोशल टेंशन आपके बने हुए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट की समस्याएं आपकी रहेंगी ही, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब सर इसमें आगे चलते हैं, आपका म्यांमार पे बात करते हैं, आपका ये नेपाल के साथ बात करते हैं। जैसे अब नेपाल के साथ, जैसे म्यांमार के साथ तो आपने बता ही दिया कि हमने कहीं ना कहीं आपका काउंटर करने के लिए चाइना के लिए म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। हाँ। अब नेपाल की इसे बात आ जाती है, तो नेपाल के साथ तो हमारा यूनिक रिलेशनशिप है सर, स्टार्टिंग से ही चल रहा है, कहीं ना कहीं नेपाल आपका इंडिया का ही पार्ट माना गया था, हाँ। ठीक है। उसके बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं आपके कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, वहाँ के जो लोग हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपके एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको इंडिया के बिग ब्रदरली अप्रोच से कहीं ना कहीं वो परेशान है, वो सारी समस्याएं। देखिए, क्योंकि रिजीम चेंज हुआ वहाँ पे, माओइस्ट लीडरशिप कई बार आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रचंड आपके हैं, तो ये लोग जब आइडियोलॉजी का बड़ा खेल आपका है, सिमिलर आइडियोलॉजी की वजह से दे वेर बिकमिंग मोर आपके क्लोज टू चाइना। जब इसे रिलीजियसली तो वो हमारे जैसे ही सर हिंदू ही नहीं, हैं। आइडियोलॉजी तो अगर आप देखिएगा तो हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1962 के वॉर को कुछ फैक्शन सपोर्ट कर रहा है, चाइना को कुछ फैक्शन उसका विरोध कर रहा है, भारत में रह के आपको देखने को मिलेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में वो तब तक आपके एक तरह से समर्थन नहीं दे रहे हैं जब तक कि आपके कहा जाएगा कि रसिया नहीं ज्वाइन कर रहा है। जैसे ही रसिया इस फोर्सेज को ज्वाइन कर दिया तो उन्होंने कहा कि जो इंपीरियल फोर्सेज है बहुत बढ़िया, अब उसने आपके जो यहाँ पे इंग्लिश रूल था, हाँ इंग्लिश रूल था, उसको समर्थन करना शुरू कर दिया। तो आइडियोलॉजी का खेल आपका है, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में नेपाल में कम्युनिस्ट रिजीम आपके रूल किया है और वो मोर आपके क्लोज टू द आइडियोलॉजी ऑफ चाइना आपका रहा है। प्लस कई बार ये देश प्रयास करते हैं ये भी दिखाने के लिए कि हम आप ही पे डिपेंडेंट नहीं हैं। उस प्रयास में भी नेपाल कई बार कोशिश करता है, रास्ता तलाशने का प्रयास करता है कि नहीं भाई भारत ही नहीं हमारे लिए सब कुछ है, चाइना से भी हम सपोर्ट ले सकते हैं। चाइना तो सर फ्री में आपको सारी चीजें देता है, हाँ। जैसे अपने पोर्ट्स को एक्सेसिबल बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप यहाँ से अपना ट्रेड। हाँ, वो चाइना ऐसा फ्री में कुछ भी नहीं देता है, सर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग डिप्लोमेसी तो है ही सर उसकी। फॉर द टाइम बीइंग वो आपको फ्री सारा दे सकता है। अब सर नेक्स्ट कंट्री इसी में आते हैं, तो मैरीटाइम बॉर्डर पे थोड़ा आप पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। तो इसमें सबसे पहली कंट्री जो हमारे पास आती है वो है मालदीव, ठीक है। अभी तक का हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था जब तक इब्राहिम सोली आपके साथ थे वहाँ पे, तो इंडिया का काफी अच्छा रिश्ता था। हमने एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया था, हाँ। काफी उनके आइलैंड्स को भी हम डेवलप कर रहे थे आपके जॉइंट मैनर में। आपका इंडिया की एक पूरी अच्छी खासी बटालियन वहाँ पे स्टेशन थी, बट ऐसा क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीजें वापस हो गई, इंडिया आउट कैंपेन जैसे चलाना पड़ा, कहीं ना कहीं चाइना के पास चला गया। हाँ। देखिए, ये इलेक्शन का भी एक मेजर रोल आपका रहा है, जिसमें मोहम्मद नसीर साहब इसी बेसिस पे इलेक्शन जीते ही कि वो इंडिया आउट कैंपेन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने इंडिया को एज अ थ्रेट दिखाना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा था नहीं। प्लस इस इंटरनल आपके पॉलिटिक्स में कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे चाइना का बड़ा आपका इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहा है। जो चेकबुक डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी पूरी तरह से प्ले आउट हुआ वहाँ पे। तो सर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है वो पूरा का पूरा यही है कि इंडियन ओशन में जितना ज्यादा से ज्यादा हाँ। इंडिया के अगेंस्ट करा जा सके। जी जी जी, इसीलिए वो आपके श्रीलंका में हम्बन टोटा, यस सर, हम्बन टोटा है, और ग्वादर इस साइड देखे हाँ, पाकिस्तान की तरफ, तो कई जगहों पे वो अपना ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी उसी के अंदर इन्फ्लुएंस करना चाहता है। मालदीव उसमें एक बड़ा प्लेयर आपका रहा है। अब सर इसमें जैसे मालदीव्स की हमने जैसे बात करी, तो हमारे लिए मालदीव एज सच स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपका सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो मोस्टली आपके मालदीव्स और इस इंडियन ओशन के इसी साइड से जाती है जी। तो उसमें मालदीव्स हमारे को क्या करें ऐसा कि वो हमारे साथ ही रहे आपका। देखिए, मालदीव अगर नहीं भी रहता है तो हमें अपने लक्षद्वीप को डेवलप करना पड़ेगा।
सर ये भी एक फ्रिक्शन पॉइंट, ये भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी आपके लक्षद्वीप पे जाते हैं, हाँ। ठीक है, वहाँ पे आपके फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, वहाँ पे जी, बैठते हैं, जी। उसको प्रमोट करते जी। हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा आहत हुआ आपका हाँ, लेकिन मालदीव। एक बार से नहीं होगा, एक बार के विजिट से नहीं होगा। अगेन इंडियंस आर गोइंग टू मालदीव्स, लार्ज स्केल में जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट। तो आपके एक बार मालदीव्स आप यहाँ पे लक्षद्वीप जाने से लक्षद्वीप प्रमोट नहीं हो बट लेकिन जाएगा। सर ये तो हमारे जैसे हमारे इंटरेस्ट के लिए ना, लक्षद्वीप हमारे ही पार्ट है। हाँ एकदम, अगर तो उसको आपको प्रमोट कर रहे हैं तो प्रमोट क्या करना बुराई है? पड़ेगा, एक बार में नहीं। हम कह रहे हैं एक बार में आप प्रमोट नहीं कर पाइएगा, यू हैव टू गो कॉन्स्टेंटली। प्रधानमंत्री गए तो कोई और भी जाए, वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों, उनको हाईलाइट किया जाए, टूरिस्ट सेंटर बनाया जाए, तब जाके हमारा लक्षद्वीप प्रमोट हो पाएगा। और लक्षद्वीप में बड़े सारे ऐसे मिनी क्वाय हैं, कावराती हैं, 36 islands का बहुत ग्रुप सारे आपके आइलैंड्स हैं जिन पे आपका काम हो सकता है। इधर अंडमान निकोबार को डेवलप किया जा रहा है, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, तो हम काउंटर कर सकते हैं आपके मालदीव्स को, ऐसा कोई मेजर समस्या नहीं है। वो हमसे दूर जाके खुद उनके जो आपके प्रधानमंत्री मोहम्मद नसीद थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में माना है कि जो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा हमने किया था वो सही नहीं था, इलेक्शन जीतने के लिए हमने किया है। ये उनके इंटरव्यू का पार्ट है, इंटरव्यू में क्लियर कट उन्होंने ये बात माना है। सर इंडिया में आके विजिट भी करके गए थे। हाँ, अब सर इसमें आगे चलेंगे, आपका बायलैटरल रिलेशंस पे आएंगे। जैसे इंडिया मालदीव्स की हमने बात करी, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं एक रिलीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपका जो मालदीव्स है आपका 100% के अराउंड आपके सुन्नी आपके रहते हैं। तो हमारे देश के अंदर भी आपके सर काफी पॉपुलेशन सुन्नीस की है, तो क्या उनका लेवरेज करके हम इस पे रिश्ते अच्छे नहीं कर सकते आपके? देखिए जैसे हम जो C2C की बात करते हैं, सिटीजन टू सिटीजन पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो क्या इंडिया, जैसे क्योंकि इंडिया वैसे भी सर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में बहुत आगे है आपका, तो क्या इनका लेवरेज करके नहीं किया जा इस सकता? तरह मतलब वी कैन गो फॉर एक तरह से जो डायरेक्ट Cultural डिप्लोमेसी है उसको हटा के कल्चरल डिप्लोमेसी पे हम जा सकते हैं। आपके ट्रैक 1.5 का यूज कर सकते हैं, ऐसा आपका है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अगर यही बात होती कि सुन्नी देश और सुन्नी इस्लाम की वजह से हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, तो ये तो सारे आपके मिडिल ईस्ट पे लागू होता है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा है। हाँ, पाकिस्तान पे भी लागू होता है। तो जो आपके नेशनल आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, लार्जली वो आपके रिलीजन पे तो फैक्टर करेगा ही, ये नहीं मना किया सकता कि रिलीजन सोल फैक्टर नहीं हो सकता, बट ये सोल फैक्टर आपका नहीं होगा, बड़े सारे और भी आपके फैक्टर्स हैं। अब सर इसमें आगे चलते हैं आपका, जैसे आपने मिडिल ईस्ट की भी बात करी, तो मिडिल ईस्ट ही हमारा टॉपिक है। अब ये जो ऑनगोइंग वॉर्स हैं, प्लस आपके मिडिल ईस्ट में और भी बहुत सारी समस्या, जैसे अफगानिस्तान में आपका कहने का रिजीम चेंज देखने को मिलता है, फिर पहले से ही सर आपका सीरिया हो गया, इराक हो गया, वहाँ पे आपका कहने का एक टेररिज्म ग्रुप आपका ऑपरेट कर रहा है। तो वो सारे के सारे सर मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद दे हैव देयर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टुवर्ड्स इंडिया, तो वो हमारे एक एक्सटर्नल थ्रेट है। देखिए मिडिल ईस्ट का सबसे मेजर जो थ्रेट आपका है वो डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन सी रूट्स है, प्लस ऑयल की डिपेंडेंसी आपकी है। मिडिल ईस्ट में पिछले 10 सालों में हमारे देशों के साथ रिश्ते बहुत सुधरे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हो गए हैं। मतलब मिडिल ईस्ट में अब इस तरह की कोई समस्या नहीं कि मिडिल ईस्ट में भारत को लेकर कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ईरान है, इराक है, आपके UAE है, चाहे आपका सऊदी अरेबिया है, नाउ द रिलेशनशिप हैव इम्प्रूव्ड टू अ मच बेटर लेवल विच वाज देयर इन 2000 के आसपास जो रिश्ते थे उसमें बहुत सुधार आया है। मोदी जी सर सबसे गले मिलते हैं, तो और वो लोग भी बहुत सम्मान एक तरह से करते हैं। और इसमें इंडिया के जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका भी बड़ा रोल रहा है, स्पेसिफिकली केरला के जो लोग हैं उनका बड़ा रोल रहा है, उन्होंने बड़े सारे सेक्टर्स में वहाँ पे काम किया है। तो मिडिल ईस्ट में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अब भारत की पर्सपेक्टिव को लेके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में जब भी मिलता था तो एक आपका POK पे आपका एक लेक्चर देगा और इंडिया को क्रिटिसाइज करेगा, वो अब आपका कम होने लगा है। लेकिन जो मेजर चुनौतियां अब आपको देखने को मिलेंगी वो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को लेके है, क्योंकि ऑयल जैसे वार आपका हो रहा है, आपके ईरान, इजराइल, USA के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके वजह से लगातार आपके ट्रेड रूट्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं जो रेड सी से होके आता है, प्लस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक समस्या आपको देखने को मिलेगा। उसके वजह से जो ऑयल 20% to 25% वर्ल्ड का ग्लोबल ऑयल आपका आता है, हमारा बड़ा एरिया वहां से आता है। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होगी वो समस्या रहेगी।
प्लस रिमिटेंस की समस्या रहेगी। हालांकि अभी एक रिपोर्ट में आया है कि इंडिया का क्रॉस कर दिया आपका रिमिटेंस सबसे ज्यादा इस बार 100 बिलियन से आया। ऊपर हाँ। क्रॉस कर दिया सर। लेकिन अगर यहाँ पे लगातार अस्थिरता बनी रहेगी तो भारत के लोग यहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट गेन नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा सी फेयरर्स को मार दिया गया। तो ये सब नेगेटिव आपकी न्यूज है और नेगेटिविटी को बहुत तेजी से वायरल कर देती हैं चीज़ों को। सर इसमें एक पॉइंट और भी था मेरा, जैसे आपने मिडिल ईस्ट की बात करी, तो इंडिया का एक बैलेंसिंग जो अप्रोच है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस आर आपका इंटीग्रेशन विद यूएसए, इजराइल, प्लस आपका जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल से इंडिया का ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, बट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम यूएस हमने कहीं ना कहीं आपका वो जो आपके टाइज थे उसको सीवियर करना पड़ा। जी, ये तो तो वो एक एक चुनौती बनी मेजर हुई है। समस्या है, क्योंकि अभी पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखिएगा तो अमेरिका का प्रभाव का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। इस ईरान के वार में ये बात आपका सिद्ध है कि उसकी पहले भी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था। कोई दूसरी कंट्री ओवर स्टेप करके उसको लेने को तैयार नहीं, उस डिक्लाइनिंग पावर के जगह पे कोई और कंट्री नहीं आ पा रही है। चाइना खुल के इस एरिया को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, तो इस वजह से भी आप देखिएगा कि इस एरिया में प्रॉब्लम आपका बना हुआ है। दूसरी बात, हमारा स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है बहुत सारे मामलों में, होता भी है तो वो पूरी तरह से आपके क्लियर कट देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ आपके इजराइल है जिससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, एक तरफ ईरान है जिससे बहुत अच्छी दोस्ती है, और इन्वेस्टमेंट हमारा दोनों जगहों पे है। आपके इजराइल में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखा है पोर्ट सोर्ट में, इधर भी आपका कर रखा है, ईरान में भी काफी इन्वेस्टमेंट है। तो इस सारे समस्याओं में अल्टीमेटली भारत को ही नुकसान होता है इन युद्धों में, डायरेक्ट किसी तरह का नहीं, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स इंडिया को होती हैं इसमें। अब एक कंट्री और पूछना चाहूंगा सर इसमें, जैसे आपने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात की, एक अफगानिस्तान की मैं यहाँ और बात करना चाहूँगा। देखिए बेसिकली पहले का जो रिजीम था, कहीं ना कहीं इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान, कहीं ना कहीं इंडिया डेमोक्रेसी को फेवर करता है, तो वो आपका टेररिस्ट ग्रुप्स को आपका नहीं। बट अब जो थोड़ा एक पैराग्मेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं रियलिज्म पे बात करने की, तो इंडिया इज रिकॉग्नाइजिंग तालिबान, कहीं ना कहीं इंडिया एंगेजमेंट बढ़ा रहा है आपका। अगर आपका फॉर्मल चैनल से नहीं है तो बैकडोर एंट्री से कहीं ना कहीं आपका तालिबान के साथ आपका कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये चीज सही है आपके हिसाब से? या देखिए, कौटिल्य ने एक बात कहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, एनिमी इज फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो हमें काउंटर करना पड़ेगा, और हम ना चाहते हुए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। कर चुके हैं कई जगहों पे रोड बनाया गया है, सलमा डैम, हाँ, सब हमारे जलाराम रोड भी आपका है, हाँ, जरान से दिलाराम वाली जो हाँ, रोड है, वो भी उनका आपका, पार्लियामेंट हमारा ही है सर। बहुत सारे जगहों पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जरूरी भी है क्योंकि रिश्ते हमारे एंशिएंट इंडिया से अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप देखिएगा, जो गंधार हम लोग पढ़ते हैं महाभारत में, कहीं ना कहीं गांधार का ही है। यही एरिया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज्यादा अफगानिस्तान हमसे दूर रहा है। भाई पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, तो रिलेशन वाज वेरी डीप विद दिस एरिया। ये बात प्रूव हो रही है कि जो आपके बयामियान के बुद्ध हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बुद्धिज्म का बहुत मेजर रोल प्ले रहा है। अशोका के जमाने के, तो यहाँ पे आपके भारत के एंशिएंट टाइज, मिडाइवल इंडिया के टाइज भी अच्छे रहे हैं। बीच में जब रिजीम चेंज हुआ है, टेररिस्ट जो अल-कायदा और तालिबान जो आपके पीओके, पाकिस्तान के माध्यम से पीओके में और खासकर कश्मीर में जो हिंसा के 1990 के आसपास, तो हमारे रिश्ते दिखते हैं। अब वो चीजें वापस ठीक हो गई। नाउ दे आर नॉट प्रमोटिंग एनी टाइप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी इन पीओके, और पीओके के माध्यम से डायरेक्ट चैलेंज ही है। हाँ, तो इस वजह से अब हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। तालिबान एक हमारा मित्र के रूप में है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, सपोर्ट करना सब बनता है। अब इसमें सर आगे चलेंगे, जैसे आपने जो बातें बताई मिडिल ईस्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जो नॉन अलाइनमेंट वाली जो चीज़ है वो इंडिया आज भी कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे फेवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे डी-हाइफनेशन पॉलिसी के हम जब जिक्र आते हैं आपका, तो जैसे इजराइल और पैलेस्टीन के दोनों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं आपके वो बने हुए हैं, और एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को अफेक्ट नहीं करता। तो क्या आप ये बताएंगे कि ये आज भी ये कारगर है ये चीज़, या कहीं ना कहीं अब इंडिया का टाइम आ गया कि स्टैंड लेने का? देखिए, अभी भी डी-हाइफनेशन की पॉलिसी पे ही हम लोग चल रहे हैं, और स्टैंड कोई मेजर आपका गवर्नमेंट नहीं ले रही, किसी भी तरह का कोई स्टैंड नहीं ले रही।
अगर वो बातें करती भी हैं तो क्रिटिसाइज के रूप में थोड़ा बहुत कहीं आपका बोल दिया कि अभी जैसे लेबनान पे हमला हुआ, सिविलियंस को मारा गया, तो आपका उसने इजराइल को क्रिटिसाइज कर दिया किसी मामले में। हाँ, ईरान वाले में भी जो गर्ल्स पे स्कूल पे उसको क्रिटिसाइज कर दिया। लेकिन हमारे मेजर एक्सपेक्ट में कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट नहीं आ रहा कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हो जाएं, ईरान के साथ खड़े हो जाएं, ऐसा भी अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। अभी फ्यूनरल आपका है अली खामनेई का, उसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रण किया गया, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जा रहे हैं और बिहार के गवर्नर जा रहे हैं। तो हम किसी के साथ पूर्ण रूप से खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग अप्रोच आपका है। हम अभी भी चाह रहे हैं कि हमारे रिश्ते दोनों देशों से बने रहें, और यही आपके इंटरेस्ट में भी, इंडिया के इंटरेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक टाइप से ये आपके इंडिया के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही हो जाती है कि आपने कहीं ना कहीं आपने कि सेल थ्रू आपको करना है। हाँ। तो वो दोनों के साथ आप बराबर का रिश्ता करते हुए सेल करना। हाँ, ये तो मैन्युवर करना ही पड़ेगा। अब सर नेक्स्ट इस पे आगे चलेंगे आपका, तो इसमें जैसे ये सारी बातें तो आपने बताई दी, आपके अरब स्प्रिंग की जैसे बात थी, तो ईरान के संदर्भ में हमने बातें कर ही ली हैं आपकी। अब जो नेक्स्ट इसमें मैं जानना चाहूँगा आपसे वो है आपका मैरीटाइम जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है हमारे, या मैरीटाइम जो सेक्टर है आपका, वो एज सच इंडिया के लिए कैसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है? देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी में सबसे मेजर प्रॉब्लम तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जो आपका रेड सी से जो आपके सप्लाई चेन है, उसमें सोमालिया एक देश है जो आप देखिएगा, स्टेटलेस कंट्री आपका है वो, और वहाँ पे सोमालिया के पायरेट्स पूरे विश्व में आपके कुख्यात हैं आपके अटैक करने के लिए। भारत के भी कई सारे शिपों पे अटैक किया, लेकिन भारत ने उनके मदर शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब से वो भारत के शिप्स को छूते नहीं हैं, और भारत एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस एरिया में, और दूसरे देश को शिप को भी स्पॉट करता है भारत, स्पॉट करते हैं जी। तो ये तो है, लेकिन थ्रेट तो बना हुआ है। जिस दिन अगर कहीं वो मजबूत हुए या कुछ ऐसा हुआ तो जरूर फिर अटैक करने का प्रयास करेंगे। तो एक तो ये मेजर आपका है। दूसरा, आपके ऑयल सिक्योरिटी आपका लगातार मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि अगर आपके इस एरिया में डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे ऑयल सप्लाई चेन को दिक्कत होगा। फिर यहाँ से ये भी आप देख सकते हैं कि जो आपके मैरीटाइम एरिया है, इसमें चाइना अपना डोमिनेंस लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी आप कह रहे हैं, और हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड का उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। चाइना की तो बहुत सारी पॉलिसीज इसमें चलती हैं सर। हाँ, वुल स्ट्रेटजी है उसकी, कहीं ना कहीं एनाकोंडा स्ट्रेटजी है, तो वो सारी स्ट्रेटजीज वो यहीं पे यूज करता है इंडियन ओशन में, क्योंकि उसको डोमिनेंस चाहिए, और क्योंकि ग्रोइंग रोल ऑफ इंडो पैसिफिक आपका रीजन बना हुआ है। हाँ। तो चाइना तो सर ओवर पावर करने की कोशिश करता है। चाइना लगातार इसको आपके ओवर पावर करने का प्रयास कर रहा है। प्लस यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल और नेचुरल डिजास्टर्स भी मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक पार्ट है। जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया में सुनामी आया, साइक्लोन आया, इंडिया तो, नहीं है, 2004 के आसपास, तो वो भी एक सिक्योरिटी एक्सपेक्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी के वजह से लैंड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है। जैसे आप देखिएगा कि 2008 में जो अटैक हुआ, मैरीटाइम एरिया से ही आपका मुंबई पे अटैक हो रहा है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी अल्टीमेटली भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो लार्ज स्केल सप्लाई चेन है वो इसी पे डिपेंडेंट आपका कार्गो की सप्लाई चेन हुआ, लार्ज स्केल जो आपके बल्क में सामान आते हैं वो इन्हीं एरिया से आपके आते हैं। तो इसमें सर एक कहने के सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके जैसे स्मगलिंग हो गया आपका, ये भी बना हुआ है आपका। स्मगलिंग एक आप देखिएगा, जैसे जो हम लोग बात करें लक्षद्वीप, उसमें बड़े सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो अनइनहेबिटेड हैं, और मुंबई के पास भी जो छोटे छोटे एरियाज हैं वो अनइनहेबिटेड होते हैं। वहां पे बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह के एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, वहीं से आपकी स्मगलिंग होती है। तो उन सारे एरियाज को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। एक और सर इसमें एस्पेक्ट है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करूं तो जैसे इसमें आपका इलीगल अनरेगुलेटेड आपके अनरिपोर्टेड फिशिंग की बात आती है। हाँ। तो वो फिशिंग सेक्टर, बिकॉज इंडिया में भी फिशिंग सेक्टर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स आवर जीडीपी, टुवर्ड्स आवर जीबी, और हमारे जो आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं, आपके जो कोस्टल स्टेट्स हैं, वो उनका जो वहाँ के लोग हैं आपके, दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। चैलेंज बना क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शिप्स यूज किए जाते हैं वो मैकेनाइज्ड मॉडर्न शिप्स हैं, और बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब वो समुद्र के सतह से मछलियाँ उठा लेते हैं,
और जहां पे वो फिशिंग कर लेते हैं वहां पे बाकी फिशिंग करने की कोई संभावना बचती नहीं है। इसीलिए श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं इंडियन के मछुआरों से, क्योंकि हमारे जब मछुआरे उन एरिया के जाके से आपके एक तरह से फिश पकड़ने का प्रयास करते हैं तो बॉटम ट्रॉलिंग कर देते हैं, तो उसमें मछली तो मछली जो और भी आपके जानवर हैं वो सब आपके चले आते हैं। तो ये एक समस्या है, गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए, हाईली रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी तरह से सी रिसोर्स को ही समाप्त कर देगा अगर हम इसको सुधारेंगे नहीं तो। और सर जैसे इंडियन ओशन में आपका स्ट्रैटेजिकली आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ आपके यहाँ पे काफी रिसोर्सेज हैं आपके, फॉर एग्जांपल पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है आपके, जी, आपके जो रिजर्व्स हैं और आपके जो मिनरल रिजर्व्स हैं आपके, तो इसलिए सर हमारे को ये इस एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपके। ऑपरेशन सागरमाला जैसे जो डीप ओशियन रिसर्च में हम वेसल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम 3 लोगों को बैठा के समुद्रयान, जिसमें 3 लोगों को बैठा के हम समुद्र के अंदर भेजेंगे 2030 के आसपास का वो प्रोजेक्ट है। तो ये सब इसी प्रयास में आपका है। अब सर नेक्स्ट, जैसे आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज बता दिए, अब नेक्स्ट हमारा जो है आपका, अब यहाँ से चलते हैं आप स्पेस के ऊपर। तो स्पेस भी कहीं ना कहीं आपका एक ग्रोइंग कंसर्न बनता जा रहा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, बिकॉज आपके जो कंट्रीज हैं आपके, दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट अदर कंट्रीज इन स्पेस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जैसे इंडिया ने भी अपना एक एसैट आपका टेस्ट किया, जो कहीं ना कहीं आपका एक ऐसे सैटेलाइट सिस्टम है जो आपके स्पेस में आपके अगर कोई वेपन है आपका तो उसको डिस्ट्रॉय करने की आपकी क्षमता रखता है। तो ये कैसे थ्रेट बना हुआ है सर? देखिए, कोल्ड वार के दौरान हम लोग मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस को बहुत ज़्यादा समर्थन किए। मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब वी आर सेंडिंग सर्टेन सैटेलाइट्स इन स्पेस विच विल हेल्प इन बेसिकली राडार सिस्टम, रिकॉन्सिनेंस, कहाँ पे क्या क्या है उसका पता लगाने के लिए, सर्विलेंस के लिए। तो वो मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस कहलाता है, जब हम बड़े लार्ज स्केल पे सैटेलाइट्स का सहारा लेके अपने मिलिट्री सिस्टम को गाइड करते हैं। जो हमारे जीपीएस सिस्टम का उपयोग होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग करके हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं, जो आपके जो एक तरह से कहा जा सकता है कि सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल्स भी आपकी होती हैं। तो ये सब आप कैसे कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेस। इसी को बुलाता है मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस। अब इससे एक स्टेप आगे उठने का प्रयास किया जा रहा है, मिलिट्राइजेशन के बजाय वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। उससे हम लोग बच गए थे कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस ना हो, लेकिन अब उसका एक तरह से वेपनाइजेशन करने का, आयुधीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम वेपन्स का यूज करके जो सैटेलाइट्स आपके स्पेस में है दुश्मन देश के, उसको मार के गिराने का प्रयास करेंगे। मतलब वेपन्स को हम डिप्लॉय करने के लिए, वेपन्स डिप्लॉय भी कर सकते हैं स्पेस में, और हम वेपन्स का यूज करके स्पेस में दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाए। तो वो फिर बता रहा है जैसे इंडिया के स्पेस एसेट्स एट रिस्क, हाँ ये आप बात करना चाह रहे हैं। जी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर, नेविगेशन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर जो। अब इससे क्या होगा कि हम फिर हमारे राडार्स काम करने बंद कर जाएंगे, हमें लोकेशन नहीं पता चलेगी, हम अपने जो एक तरह से फाइटर प्लेन्स हैं उनको गाइड नहीं कर पाएंगे, मिसाइल्स को गाइड नहीं कर पाएंगे, अपने ओशियंस के अंदर शिप्स हैं उनको गाइड नहीं कर पाएंगे। तो बड़े तरह की समस्याएं आपकी हो जाएंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा। जैसे आपके रसिया और आपके जॉर्जिया में जब लड़ाई हुई, तो रसिया के जो साइबर हैकर्स थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरल डिनायल ऑफ सिस्टम, डीडॉस आपका होता है, उसने बड़े लार्ज स्केल पे अटैक किया और आपके जॉर्जिया का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको झेल ही नहीं पाया, जैम कर गया, हैंग कर गया सारा। जो आपके प्रेसिडेंट थे वही आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस के अधिकारियों से बात नहीं कर पा रहे। विद इन 3 days विदाउट एनी फाइट जॉर्जिया सरेंडर्ड। तो ये क्या है? यही दिखा रहा है ना कि आपने वेपनाइजेशन कर दिया पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का, डिस्ट्रॉय कर दिया। साइबर अटैक यही आपका है, आपने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया उसका कम्युनिकेशन सिस्टम। तो विदाउट फिजिकल अटैक ही वो बिना आपके लड़े ही जीत लें। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा हिस्सा था जॉर्जिया का जिसने छीन लिया गया आपके रसिया के द्वारा। तो ये बातें आप देख सकते हैं कि यही आपका वेपनाइजेशन है, जिसमें हम वेपन्स का यूज करके जो सैटेलाइट्स आपके स्पेस में हैं, जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं, राडार सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं, नाविक सिस्टम जो आपका है, नेविगेशन सिस्टम, उन सबों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और अल्टीमेटली हमारा जो तरह से संचार व्यवस्था है वो ठप पड़ जाए। और जब वो ठप पड़ जाएगा तो फिर हम
लड़ ही नहीं पाएंगे प्रॉपर। तो सर जैसे आपने बोला कि फिजिकल एसेट्स का यूज नहीं, बट यहाँ पे तो जैसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का यूज कर रहे हैं। हाँ एकदम, एंटी सैटेलाइट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स का यूज करके जो सैटेलाइट्स आपके स्पेस में हैं उनको हम डिस्ट्रॉय, मिलिट्री सैटेलाइट जो स्पेस में उनको हम डिस्ट्रॉय, मिलिट्री के साथ साथ हम सिविलियन भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इसमें लेजर और माइक्रोवेव जो आपके चाइना डेवलप कर रहा है उसका उपयोग किया जा सकता है। अब सर इसमें आगे देखेंगे आपका कि जो आपने जैसे बात करी आपके स्पेस की, तो उसमें एक पार्ट आपका साइबर का भी बनता है, क्योंकि बिकॉज आपका साइबर जो है आपके सैटेलाइट से कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड है। तो साइबर थ्रेट इज ऑल्सो अ लूमिंग थ्रेट फॉर इंडिया। साइबर थ्रेट तो देखिए हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे बड़ा थ्रेट है। हाइब्रिड वॉरफेयर में सबसे बड़ा अस्त्र जो आजकल यूज हो रहा है वो साइबर सिस्टम का ही यूज हो रहा है। साइबर वॉरफेयर, साइबर क्राइम, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे साइबर मैनिपुलेशन, जैसे जो हम ये फिशिंग देखते हैं आपका, हाँ फिशिंग है, मैलवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक, वो सब इसी में आता है। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, हाइब्रिड वॉरफेयर में सबसे मेजर रोल प्ले जो कर रहा है वो सोशल मीडिया ही आपका कर रहा है। उसी रिजीम चेंज कर रिजीम चेंज आपका है। वेलवेट रिवॉल्यूशन देखिएगा, रोज रिवॉल्यूशन देखिएगा, जो आपके सारे रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं उसमें सोशल मीडिया के साथ साथ सिविल सोसाइटी ने बड़ा रोल प्ले किया। सिविल सोसाइटी कैसे काम करता है? विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। हमारे यहाँ जो फार्मर प्रोटेस्ट था कहने के आपको वो आपका मैन्यूवर्ड था, हाँ, सोशल मीडिया। हाँ ये तो रहेगा ही। सोशल मीडिया सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसमें आपको मीटिंग ऑफ माइंड्स तैयार करता है। तो सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर में इजी टू रिक्रूट, इजी टू ट्रांसफर योर आइडिया, इजी टू ट्रेन, इजी टू आइडेंटिफाई द एक तरह से गोल्स। आप अपने हिसाब से अपने मेंटर को चूज कर सकते हैं, बड़े कम पैसे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और कहीं पे भी आप इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं पे भी विस्तारित हो सकते हैं। जो लोन वोल्फ अटैक वो इसी से गाइड होता है। तो साइबर वॉरफेयर इज वन ऑफ द आपके मेजर चैलेंज जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी साइबर वॉरफेयर का यूज करके आप सैटेलाइट्स को भी डिसेबल कर सकते हैं, जो आपने रसिया ने किया आपके जॉर्जिया के साथ। अब सर इसमें आगे चलते हुए देखेंगे आपका कि एक और जो टॉपिक आपका रह गया है, तो वो जैसे हमने बॉर्डर डिस्प्यूट देखा था, तो बॉर्डर डिस्प्यूट में आपका एक सबसे बड़ा एक जो चैलेंज देखने को मिलता है वो है आपका रिसोर्सेज का चैलेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर जो रिवर के जो डिस्प्यूट्स है हमारे, वो भी कहीं ना कहीं एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके बॉर्डर डिस्प्यूट। तो वाटर जो चैलेंजेस है हमारे, खासकर हमारे जैसे पाकिस्तान के साथ आपका चैलेंज है, अभी आपने तीस्ता की बात करी, ठीक है, चाइना के साथ ब्रह्मपुत्रा डैम पे आपका हमेशा बना हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट है आपका। एकदम ये कैसे, इसको कैसे देखिए, बेसिकली पहले तो यही प्रयास किया जाता है कि बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए जाएं और युद्ध अगर होने की संभावना है तो डैम्स को खोल दिया जाए। अगर वो रेनी सीजन है तब बात बनेगा, अदरवाइज तो बात नहीं बनेगा। अभी जो हमारे पास जो एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें हमने कई सारे आपके 3 रिवर्स जो ऊपर के थे वो पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी आपका जो था उसमें 3 रिवर हमने पाकिस्तान के साथ शेयर किए ऊपर के, और 3 नीचे वाले चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हमारे पास। उस पे डैम्स हम नहीं कंस्ट्रक्ट करते थे क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि आप इस पे डैम नहीं कर सकते, और वो वर्ल्ड बैंक ब्रोकर ट्रीटी है कहीं ना कहीं। तो उसमें लेकिन कुछ पर्पज के लिए हम डैम्स बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने उस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, बड़े बड़े डैम्स, ऑपरेशन सिंदूर, अब बड़े डैम्स बन जाए और आपके युद्ध के दौरान और वो रेनी सीजन हो। सर ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है कहीं ना कहीं आपका। जी हाँ, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वाटर रिसोर्स को ही मैनिपुलेट कर दिया और वाटर को अगर हमने पाकिस्तान में जाने नहीं दिया तो पूरी तरह से फार्मर कम्युनिटी आपके वहां पे खराब हो जाएगी। मतलब वो उनकी डिपेंडेंसी, ह्यूमन लाइफ ही आपका चैलेंज में आ जाएगा। और युद्ध के दौरान भी संभावना है कि इनके फ्लड गेट्स को हम ओपन खोल दें तो उनकी आर्मी युद्ध लड़ेगी कि पहले आपके लोगों का जान बचाएगी, क्योंकि जब बड़े लार्ज स्केल पे फ्लड आता है तो आप आर्मी को डिप्लॉय करते हैं। यही काम आपके चाइना ने करने का प्रयास किया है, जो बड़े लार्ज स्केल पे पूरे आपके ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है, जो उसके एरिया में आता है, वहां पे वो डैम बनाने का प्रयास किया है। अनरिपोर्टेड आपका बातें हैं जिसमें 100 से ऊपर डैम बनाने का उसने प्रयास किया, लेकिन क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम वहां पे ऐसा है, टेरेन ऐसा है, टोपोग्राफी ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फ्लडिंग वहीं पे आने की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से वहां पे वो ये काम नहीं कर रहा है।
अब लेकिन अभी तीस्ता पे आपके बांग्लादेश ने उसका समर्थन मांगा है। तो ऐसा जरूर संभावना है कि अगर आप रिवर्स को मैनिपुलेट कर पाए तो ये वेपन्स का काम करना शुरू कर देगा। कहा यह भी जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वाटर पे यही होगा। सो आज देखा आपने कि क्या क्या हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जो इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। अब कल जो हमारी क्लास रहेगी आपका, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें पहला टॉपिक हम जो देखने वाले हैं सर वो टेररिज्म है आपका। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद। थैंक यू।